हेलो। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल चैप्टर, दैट इज स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1990। ठीक है, तो अब जरा स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, आपसे मैं क्या करूंगा, मैं यूट्यूब पे रेगुलरली वीडियोस बनाऊंगा, तो आप प्लीज उसको फॉलो करो। ठीक है, और आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं ये भी सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम चैनल बनाया जाए जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट करा जाए, आप लोगों की क्वेरीज हैंडल करी जाए, नोट सर्कुलेट करे जाए। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे को बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट करिएगा, सारी चीज़ें बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, ताकि मैं चैनल पे आके उसको एड्रेस कर पाऊँ। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर इंडस्ट्री। ठीक है, दैट इज चैप्टर नंबर 4। मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1990। ठीक है, तो 47 से लेके 1990 तक पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करी जाए, देखो सामने देखो, सबसे पहले आपको दिखेगा क्या? आओ जरा मैं एक बार पेन यूज कर लूं पहले। हाँ देखो भाई, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले बताओ। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कहां से लेके? 47 से लेके 1990 तक। इतनी बात समझ में? अब देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक होता है, दीज आर इंपॉर्टेंसेस। क्या हमें इंपॉर्टेंस पढ़नी है? किसकी? इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर इंडियन इकोनॉमी। आप इस बुक में जितना भी पढ़ोगे इट इज रिलेटेड विद द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि बुक का नाम क्या है बताओ भाई? आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप जितना भी यहाँ पढ़ोगे वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उसको ग्लोबल इकोनॉमी पे अप्लाई करने की कोशिश मत करना। ठीक है, हम किसके रिलेशन में पढ़ रहे हैं इसको? इंडियन इकोनॉमी। तो इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, इन रिलेशन विद इंडियन इकोनॉमी। ठीक, अब अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, इट इज एन एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोला मैंने? ये बेटा एपी सेंटर एक तरीके से मान लो ओरिजिन है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब आप मेरे से पूछोगे सर व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है ना? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको बहुत टाइम से बताता हुआ आ रहा हूं, चाहे मैं उसको बोलूं इकोनॉमिक ग्रोथ, चाहे मैं उसको बोलूं ग्रोथ, एक ही बात है। होता क्या है, इकोनॉमी के अंदर जब भी रियल जीडीपी इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है जल्दी से बताओ? रियल जीडीपी इंक्रीज होता है। रियल जीडीपी किसकी वजह से इंक्रीज होगा? रियल जीडीपी इंक्रीज होता है प्रोडक्शन में इंक्रीज होने की वजह से। सबको पता है, नेशनल इनकम के अंदर बताया था। तो यानी मैं बोल सकता हूं इकोनॉमी के अंदर व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उससे क्या इंक्रीज होता है? उससे जीडीपी इंक्रीज होता है। कौन सा जीडीपी इंक्रीज होता है? रियल जीडीपी। एंड व्हेन दिस टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब तक ये बहुत टाइम तक होता रहता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोसेस चलता रहा, तो उस बात को हम क्या बोलते थे कि हमारी कंट्री ने क्या अचीव कर लिया? बताओ भाई, हमने अचीव कर ली है इकोनॉमिक ग्रोथ। बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा रियल जीडीपी कैसे इंक्रीज होता है? विद इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो यानी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उससे रियल जीडीपी इंक्रीज होगा, रियल जीडीपी इंक्रीज होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट विल बिकम द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में कौन हेल्प करता है? कौन है इसका ओरिजिन? कौन है इसका एपिसेंटर? बताओ भाई। इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एन एपिसेंटर, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप जरा ढंग से सुनना। बात को सिर्फ सुनना और समझना, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं आप मुझे बताओ। हमारी इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, इंडियन इकोनॉमी की, और पहले से क्लियर करते हैं जरा। ठीक है, मैं कह रहा हूं इंडियन इकोनॉमी की बात करी जाए तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड कितने सेक्टर्स हैं? बोलो भाई। पहला सेक्टर है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी, और तीसरा है टर्शियरी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। करेक्ट। तो तीनों सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी का मतलब कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। मैंने बोला कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट बिकम्स द सेंटर, इट बिकम्स द एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा क्यों? जब कंट्री के अंदर जीडीपी बढ़ता है, क्या मैं बोला? जीडीपी बढ़ता है तो उससे क्या होता है? उससे कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, और अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, हम लोगों की इनकम बढ़ती है, तो हम ज्यादा
क्या प्रेफर करने लगते हैं? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। हम एसी खरीदने लगेंगे, टेलीविजन खरीदने लगेंगे, कार खरीदने लगेंगे, सारी चीजें परचेज करने लगेंगे। और इन सब चीजों को बनाता कौन है? बताओ भाई। इन सब चीजों को बनाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, है ना। तो जैसे ही कंट्री के अंदर जीडीपी बढ़ता है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम्स द एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज प्राइमरी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी के अंदर, उसके बाद वही काम कौन करने लगा? सेकेंडरी सेक्टर। अब धीरे धीरे से हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? टर्शरी सेक्टर पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब जीडीपी राइज होता है ना, एज जीडीपी राइजेस, मैं लिखा एज जीडीपी राइजेस, देयर इज व्हाट? देयर इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। बात समझ रहे हो? इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा था, अब मैन्युफैक्चरिंग का, फिर टर्शरी का, ठीक है। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो सेकंड लाइन के अंदर मैंने लिखवाया भी है, जब भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो लिखा है इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्ट्स टू रिप्लेस द एग्रीकल्चर सेक्टर एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो पहले जब कंट्री हमारी इंडिपेंडेंट हुई थी तब एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा था, ठीक है। आज किसका ज्यादा है? मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर का ज्यादा है। तो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयरफॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम्स द एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इतनी बात समझ में आ गई। देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट भी दिखा देता हूं, लिखा है द राइज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ राइज इन इनकम इज ऑलवेज वेरी मॉडेस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर गुड्स आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड हैव लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी जब हमारी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो हम ज्यादा एग्रीकल्चर गुड्स को थोड़ी डिमांड करते हैं, उसकी तो इनकम इलास्टिसिटी कम होती है। इसका मतलब है जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम रोटी ज्यादा खाने लगेंगे क्या? चावल ज्यादा खाने लगेंगे क्या? नहीं। बट जब हमारी इनकम बढ़ने लगेगी, हाँ, तो हम टेलीविजन, फ्रिज, कार, ये ज्यादा चीजें परचेज करने लगेंगे। और ये बनाता कौन है? बताओ भाई, ये कौन बनाता है? ये बनाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, करेक्ट है। आगे चले, ठीक। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एन एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पहली इंपॉर्टेंस है ये, क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस। आओ जरा आगे चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो पहला भाई, वाई इंडस्ट्रियल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज एन एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड देखो क्या लिखवा रखा है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई मुझे आप बताओ, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर भी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? आंसर इज यस, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयमेंट। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बात एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी पड़ी थी। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर रूरल एरियाज ज्यादा हैं, और रूरल एरियाज के अंदर आपको पता है मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है? बताओ भाई, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन इन अवर कंट्री। बट बिसाइड दिस, ऐसा मत समझना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें सपोर्ट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, और हमारे कंट्री के अंदर एक सेक्शन ऐसा है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। बिसाइड दिस, एक बहुत अच्छी बात बता दूं, आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मैकेनाइजेशन हुआ। मैकेनाइजेशन मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके अंदर मैकेनाइजेशन हुआ, हमने टेक्नोलॉजी का यूज करा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और आपको एक बात पता और होगी, जब भी मैकेनाइजेशन, हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कहीं पे भी, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। जब मशीनरी ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप मैकेनाइजेशन अगर करोगे तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो वहां पे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए, उनको कौन जगह देगा? उनको जगह देता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर से अनएम्प्लॉयड हो गए, तो बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन उनको किसने अकोमोडेट करा? इंडस्ट्रियल सेक्टर ने। तो मैं बोल सकता हूं इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिग सोर्स, ये इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। व्हाई इंडस्ट्रियल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी? पहला, इट इज एन एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, इट इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अवर कंट्री। लोगों को क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है। और जरा थोड़ा सा लिख देता हूं, देखो क्या है, इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बता दिया, ठीक है। दिस बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। ये तो मैंने बता दिया, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्किंग पॉपुलेशन इन कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद क्या, इन फैक्ट विद द राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फार्मिंग सेक्टर हैज रिलीज्ड अ लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। मैंने बोला एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ी बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन। वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स क्या हुई? रिलीज हुई, ठीक है। तो उसको किसने ऑक्यूपाई करा? बताओ भाई, ठीक है। उसको ऑक्यूपाई करा इंडस्ट्रियल सेक्टर ने। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ
मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अवर कंट्री। नेक्स्ट आओ, अब एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, यहां लिखा है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। ठीक है, मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में बताया था सोर्स ऑफ डिमांड फॉर मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। These items या these products are exclusively produced for the agriculture sector in our country। करेक्ट है? ठीक, तो मैं पूछ रहा हूं इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये कहां से प्रोड्यूस हो गया, इनकी सप्लाई कहां से है? इसको प्रोड्यूस करती है हमारी इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल है वो? कि वो सोर्स है, वो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस करता है क्या, मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स एक्सेट्रा। यानी बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दोनों पे क्या है, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या प्रोवाइड कराता है बताओ भाई इनको, रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल के बिना तो बने नहीं सकते। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, जो किसको चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को। यानी बोथ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ध्यान रखना कैसे मैंने दोनों बातें बताई, इट इज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, इनको रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। इनको मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग कौन देता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर है? ठीक, तो देखो इधर क्या लिखा है, यूज ऑफ मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स इन द फार्मिंग हैज बिकम पॉसिबल ओनली ओइंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूसेस, सप्लाइज द मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। इतनी बात समझ में आगे चलें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, लिखा है इट इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, है ना। अब जब भी बात होती है इम्पार्ट्स डायनामिज्म की, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डायनामिज्म का मतलब क्या है, इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। देखो मैं बोल रहा हूँ, ढंग से सुनना इस बात को। अगर सपोज करो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही होता हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो हम क्या कर रहे होते, हम सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर खेती करते, ठीक है, खाना लाते, बनाते, खाते, यही हमारी लाइफ रहती है ना। बट जब से इंडस्ट्रियल सेक्टर आया है तो हमारे पास कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आ गए हैं। आज हमारे पास गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, एसी है, कंप्यूटर्स है, ये सारी चीजें किसने प्रोवाइड कराई हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें मिली है इंडस्ट्री से। तो इंडस्ट्री ने हमारी लाइफ काफी डायनेमिक बना दी है। डायनेमिक का मतलब नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट टू चूज फ्रॉम। हमारे पास इतनी सारी वेराइटीज आ गई हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की, जहां से हम चूज कर सकते हैं अपने मतलब का सामान। अदरवाइज हम क्या कर रहे होते, सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते। सर्वाइव का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कर रहे होते, खा रहे होते, है ना। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने हमारी लाइफ में क्या इम्पार्ट करा है, क्या डाला है, इट इम्पार्ट्स द डायनामिज्म टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी। अब बात समझे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, देखो सामने देखो पहले, ठीक है, तो क्या लिखा, इट इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, क्या मतलब, अगर मान लो इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री, तो क्या हो रहा होता, ठीक है, ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। प्रोडक्शन प्रोसेस के नाम पे सिर्फ क्या हो रहा होता, हम क्या बना रहे होते हैं, हम फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स ये प्रोड्यूस कर रहे होते, खा रहे होते और क्या कर रहे होते, ठीक है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हैज एडेड न्यू डायमेंशंस टू द ह्यूमन लाइफ। इट हैज जनरेटेड अ वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म, endless consumption of wide varieties of products of goods and services. Now we have very varieties of product to choose from. ठीक है, तो it imparts dynamism to the process of growth. Clear है? आगे चलते हैं जरा, इसको क्लियर करते हैं हम, ठीक है, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, आगे चले आओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट हमारी इंपॉर्टेंस है, 5 इंपॉर्टेंस आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने लिखवाया इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ की बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर होते क्या है, ठीक है। अच्छा, ये नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज मैंने आपसे बोला है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करना है जहाँ पे सारी की सारी कम्युनिटी बना के हम क्या कर सकें, चीज़ों को शेयर कर सकें, ठीक है। तो 2 वे कम्युनिकेशन हो पाए, आप भी क्वेश्चंस पूछ पाए, मैं आंसर कर पाऊँ, तो 2 वे प्रोसेस रखा जाएगा, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, टेलीग्राम चैनल। बट अभी के लिए आओ चलो पढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं, अगर तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ की बात करूं तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। आओ जरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं।
देखो जब भी बात हो इंफ्रा की, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपको पता होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। व्हाट डू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी लिखा हो आप समझ जाया करो, उसका मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट द सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्ट सिस्टम। एक सेकंड रुकना, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सपोर्ट सिस्टम। बट अब हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी के सेंस में, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप का होता है हमारी इकोनॉमी के सेंस में, ठीक है। अभी यहीं पे बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा है हमारे लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? मैं बोल रहा हूं वो सपोर्ट सिस्टम जो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के। वो क्या है हमारे लिए? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो व्हाट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? विच हेल्प्स, इट इज अ सपोर्ट सिस्टम विच हेल्प्स इन द ग्रोथ प्रोसेस या डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री, ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो सपोर्ट सिस्टम है जो हमारी कंट्री के अंदर सोसाइटी को ग्रो और डेवलप करने में हेल्प करता है। और आपको पता है अगर इसकी बात करें तो सोशल डेवलपमेंट में, अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, तो दो ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। दैट इज क्या क्या? एक तो भाई हो गया एजुकेशन। क्या है? एक है एजुकेशन, और दूसरा क्या है? दूसरा है हेल्थ फैसिलिटीज। समझ लो, एक है एजुकेशन और एक क्या है हमारे सामने? हेल्थ फैसिलिटीज। तो एजुकेशन कहाँ से मिलती है? वही स्कूल से, कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूशन से, एटसेट्रा। और हेल्थ तो इसके अंदर कौन क्या आ जाता है? हॉस्पिटल्स वगैरह। तो हम ये डेवलप करेंगे तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अच्छा, इधर इकोनॉमिक के अंदर क्या है? रोड्स बनाना, पावर जनरेशन, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो मुझे लगता है मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक समझा दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इट इज अ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप बोलो इट इज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। फिर इसके अंदर दोनों एस्पेक्ट आते हैं, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप मान के चलना मैं इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ, मेजरली किसकी बात कर रहा है? इकोनॉमिक की, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी जाए, मैंने बोला कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या मतलब? अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी और ज्यादा, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करेगा और ज्यादा, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ग्रो करेगा। और अगर इंडस्ट्रीज कम लगाई जाएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो यानी देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैंने बोला है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ में, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब आप मेरे से पूछो सर ऐसा है क्यों? आप खुद ही सोचो, जब नई नई इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, नई नई फैक्ट्री सेटअप करी जाएंगी कंट्री के अंदर, तो पावर जनरेशन भी होगी, वहाँ रोड्स भी बनेंगी, स्कूल्स भी आएंगे, हॉस्पिटल्स भी आएंगे, है ना। सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ भी उस चीज़ के साथ ग्रो करेंगी। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन अवर कंट्री। आओ जरा थोड़ा सा लिख के देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो सामने, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ठीक। इंडस्ट्री tends to spread across different parts of the country, and as it spreads there is an expansion of infrastructure facilities। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपेंड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी क्या करेंगी? एक्सपेंड करेंगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, पावर जनरेशन एटसेट्रा, ये सारी बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये क्या थी? दीज आर द इंपॉर्टेंस। ये क्या है? इंपॉर्टेंस है। किसकी इंपॉर्टेंस है? जल्दी से बताओ। इंडस्ट्रियल सेक्टर की। समझ में आ गई बात? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी है। एक बार ज़्यादा क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। क्विक रिवीजन देखो जल्दी से। हाँ भाई, पहला बताओ क्या है? एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाई इट इज एन एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? ठीक है, एज जीडीपी इंक्रीजेस देयर इज अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्ट्स टू रिप्लेस द एग्रीकल्चर सेक्टर एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि जब जीडीपी बढ़ेगा देयर विल बी इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एज वेल एंड पीपल विल मूव टुवर्ड द कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बता दी थी सारी बातें।
ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, एंड लास्ट बताओ भाई इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। क्या आ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। ये मैंने आपको जो पॉइंट्स पढ़ाए हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इतनी सिंपल ही है इंडियन इकोनॉमी। और क्या है इंडियन इकोनॉमी में? कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, बस थोड़े से पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा मेन बात है, अगर आपको हेडिंग भी याद होती है ना तो अंदर का कंटेंट आप खुद लिख सकते हो। तो मेन है अभी के लिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको ऊपर की हेडिंग याद हो, ठीक है। कंटेंट पे तो हमारे साथ धीरे धीरे वर्क आपको करना ही करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, चलो ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो लिखा फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग। नेसेसिटेटिंग मतलब वो फैक्टर जो इंपॉर्टेंट थे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी हमारी कंट्री के अंदर फ्रॉम 47 टू 1990 जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसके अंदर गवर्नमेंट ने अपना एक्टिव रोल प्ले करा है। आप पहले बताओ, हमारी इकोनॉमी के दो सेक्टर ऐसे, ठीक है, जो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप डिफाइन करे गए हैं। तो दो ही सेक्टर है, कि प्राइवेट है कि पब्लिक, करेक्ट है। 47 के बाद 1950 से हमने एक्चुअली वर्किंग स्टार्ट करी थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था। तो मैं बोल रहा हूँ तब से लेके 1990 तक जब न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब तक सरकार ने एक्टिव रोल प्ले करा है इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सरकार के पास ही थी जनरली सारी इंडस्ट्रीज। तो ऐसा क्यों था? सरकार ने एक्टिवली पार्टिसिपेट क्यों करा इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? सारी इंडस्ट्रीज अपने पास क्यों ले ली थी? क्यों सरकार ने ऑपरेट करा और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही कम कंट्रोल दिया? अभी पढ़ेंगे इसमें आगे एक बात, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? कौन से फैक्टर्स थे जो इसको नेसेसिटेट करते हैं कि सरकार को ऐसा करना पड़ा, मजबूर हुई सरकार कि सरकार को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ा? बहुत ही सिंपल आंसर है। आओ जरा पहले इसको एक ओवरऑल व्यू लेके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो लिखा है उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो पहले आप मुझे बताओ कि हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। हम पे किसने रूल करा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहा 47 तक। फिर हम इंडिपेंडेंट हुए और उसके बाद हम 3 साल बाद रिपब्लिक हुए। फिर हमने ऑफिशियली काम करना स्टार्ट करा। 1951 से हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हुई। फिर हमने 5 ईयर प्लानिंग करी, 1990 तक करते रहे उसको अच्छे से। फिर हमने फिर से यू टर्न ले लिया अपनी पॉलिसी के अंदर, है ना। हमने न्यू पॉलिसीज बनाई, ये सारी चीज़ें होती रही। बट जब हम इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, तो सरकार को क्यों सारा पैसा लगाना पड़ा इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? ढंग से सुनना। बिकॉज वी इनहेरिटेड अ क्रिपल्ड इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें जो इंडियन इकोनॉमी हमें जो मिली, हमारी इकोनॉमी जो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने ली वापस, छीनी उनसे, ठीक है, वो बिल्कुल बेकार थी। इट वॉज बैकवर्ड इकोनॉमी, इट वॉज स्टेगनेंट इकोनॉमी, पोवर्टी वॉज वाइड स्प्रेड अक्रॉस द नेशन। ये सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा दी थी, ठीक है, कि एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, वी वर बैकवर्ड और स्टैगनेंट का मतलब क्या होता है? अवर जीडीपी ग्रोथ, देयर वाज लिटिल एंड नो ग्रोथ इन जीडीपी, स्टैगनेंट थे। ऊपर से हमारे कंट्री का नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम वाज वेरी लो, तो बैकवर्ड भी थे। बहुत प्रॉब्लम थी कंट्री के अंदर, सब बता चुका हूँ मैं आपको। जमींदारी सिस्टम चलता था, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका था, फॉरेन ट्रेड बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सारी बातें बताई थी। तो वी इनहेरिटेड अ क्रिपल्ड इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब ऐसी इकोनॉमी हमें मिलती है ना, ठीक है, तो हम इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे सकते। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपका बच्चा बिगड़ गया है, ठीक है, तो पड़ोसी के हाथ में दे दोगे क्या? लो इसको ठीक करके लाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपकी है, ठीक है, उसको आप ही कर सकते हो, ठीक। तो ऐसी इकोनॉमी को जो क्रिपल्ड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसी इकोनॉमी को हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे सकते थे। चलो मान लो सर प्राइवेट सेक्टर को आप दे भी सकते हो, चलो हम दे देंगे। कौन था वहाँ प्राइवेट सेक्टर? ठीक है, टाटा और बिरला, दो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे। क्या उनके पास इतना पैसा था एट दैट टाइम कि वो पूरी हमारी इकोनॉमी की नीड्स को सर्व कर सकते थे? नहीं, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी को बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। वाई सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट? बिकॉज गवर्नमेंट वर्क्स विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। गरीब, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी चल रही है, गरीबों को कौन ध्यान रखेगा? इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको कौन ध्यान रखेगा? तो हमें कहीं ना कहीं पैसा लगाना है बिना प्रॉफिट कमाए हुए। समझ रहे हो मेरी बात? ये काम कौन करता है बताओ? गवर्नमेंट। अब बात समझ में आई, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो पहला पॉइंट देखो मैंने क्या लिखवाया जनरली इसके अंदर। पहला पॉइंट मैंने इसके अंदर लिखवाया है लैक ऑफ कैपिटल। पहली बात तो कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल, प्राइवेट इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, लाइक टाटा, देखो
लाइक टाटा एंड बिरला, ठीक है, वर द ओनली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेज इन द कंट्री। तो उनके पास भी इतना पैसा नहीं था, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दीज इंडस्ट्रियल हाउसेज। एक आप पूरे देश की बात कर रहे हो, देश को चलाने की बात कर रहे हो, देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को चलाने की बात कर रहे हो आप, तो इन दो इंडस्ट्रियल हाउसेज के बाद इतना पैसा कहां से आ जाएगा कि कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस संभाल लेंगे ये, है ना। उसके बाद अकॉर्डिंगली इट बिकेम एसेंशियल फॉर द स्टेट, तो सरकार को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उसके बाद आ जाता है लो इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड पॉइंट है लो इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है। पहली बात, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा होता भी ना तो भी वो लगा नहीं रहे थे। अब क्यों नहीं लगा रहे थे? आपको पता है एक इकोनॉमी है, ठीक है, बिल्कुल क्रिपल्ड है, बेकार है, लो लेवल ऑफ डिमांड है, डिमांड है ही नहीं मार्केट के अंदर। आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, मार्केट के अंदर बिकेंगे कहाँ? लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा लो है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी फैली हुई है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप प्रोडक्शन करोगे भी तो डिमांड तो है नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर बहुत दूर रह रहे थे, बच रहे थे इन्वेस्टमेंट से। तो ऐसी भाई इकोनॉमी को कौन संभालेगा? गवर्नमेंट। आप बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ अच्छा, तो एक विशियस सर्कल क्रिएट हो जाएगा, ऐसा तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, तो सिर्फ एक ही है, कौन? सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और विशियस सर्कल जो क्रिएट हो गया है ये, इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? देखो मैं समझाता हूँ, जरा एक सेकंड रुको। हाँ देखो, अब अगर बात करी जाए, देखो पहली बात, लोगों की इनकम लेवल बताओ क्या थी? बहुत, मैंने आपको बताया पर कैपिटा इनकम वाज लो, ठीक है। उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? उससे प्रॉब्लम आएगी कि वो डिमांड नहीं कर पाएंगे, चीज़ें कैसे खरीदोगे जब इनकम कम है? तो भाई आप जब बीइंग अ प्रोड्यूसर में देखूंगा डिमांड नहीं है तो मैं इन्वेस्ट भी नहीं करूंगा, और अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होगी, और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फिर से इनकम कैसे प्रोड्यूस होगी? तो इट इज अ विशियस सर्कल। कैसे इसको तोड़ें, ब्रेक करें, ठीक है? थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे सरकार को आके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सरकार को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ा इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर? आगे चल